चैप्टर 1 पुनर्जन्म। आकृष सिंघानिया की नींद एक पुराने से कमरे में खुली। यह ठीक नहीं है, मैं जाल में फंस गया हूँ। उसके पास अपनी आंखें खोलने व ठीक से देखने का समय भी नहीं था। उसने जैसे तैसे अपने हाथों को ज़मीन पर पटका और उछलकर आगे भागने की कोशिश की। किसी भी स्पेशल फोर्स के कमांडो का पहला रिएक्शन गिरने के बाद यही होता है। जैसे ही उसने अपने हाथों से ज़मीन को छूकर आगे भागने की कोशिश की तो उसे अपने हाथों में असहनीय दर्द महसूस हुआ। आकृष ने जैसे ही अपने आसपास के वातावरण को देखा तो वो कांप उठा। आकृष, आखिरकार तुम जाग गए। एक औरत की शांत और मधुर सी आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। आकृष ने आवाज़ की सोर्स की ओर देखा तो उसने पाया कि एक चेहरा जो बड़े प्यार और ममता से उसी की ओर देख रहा था। अचानक से आकृष के दिमाग में कुछ नई यादें आने लगती है। आकृष सिंघानिया, दिल्ली का नागरिक, एक्स सोल्जर ऑफ स्पेशल फोर्स, आर्मी डिवीज़न, फुल सक्सेस रेट के साथ अनगिनत सीक्रेट मिशंस कंप्लीट किए। उसने इंटरनेशनल स्पेशल फोर्स कंपटीशन में हिस्सा लिया और वेपन स्पेशलिस्ट का टाइटल भी हासिल किया। बाद में एक मल्टीनेशनल मिशन के दौरान आकृष के एक कॉमरेड की जान उसकी गलती की वजह से चली गई। इसी गिल्ट में उसने स्पेशल फोर्स छोड़ दी। काफ़ी टाइम तक उसके बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं मिली। उसने अब्रोड में एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली थी। वो जिस भी मिशन में हिस्सा लेता 100% सक्सेस रेट के साथ वो मिशन कंप्लीट होता। इतना सब कुछ होने के बाद भी आकृष दिल्ली को नहीं भूला था। धीरे धीरे दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में आकृष का खौफ छाने लगा। दूसरे देशों के लिए तो वो चलता फिरता टाइम बॉम्ब बन चुका था। वो जहाँ भी जाता कत्ल और खून खराबे भी उसके साथ साथ आते। थोड़े टाइम बाद बाकी देशों में आकृष को मारने का प्लान बनाया जाने लगा। कई असेसियंस उसे मारने आए पर एक भी वापस जिंदा नहीं लौटा। एक टाइम तो ऐसा भी आ गया जब असेसियंस ने आकृष से रिलेटेड मिशन लेने ही बंद कर दिए। आकृष न सिर्फ वेपन स्पेशलिस्ट बल्कि मार्शल आर्ट और बॉक्सिंग में भी सबसे आगे था। उसका सामना करने वाला कोई भी नहीं था और किसी दिन अगर उसको कोई सामना करने वाला मिल भी जाता तो आकृष उसे भी हरा देता। कुछ टाइम पहले ही आकृष को अपने एक पुराने ब्रोकर से खबर मिली जिसमें बताया गया था कि आतंकवादी जल्दी दिल्ली में एक बायोलॉजिकल बॉम्ब लाने वाले हैं जो कलरलेस और टेस्टलेस है। आकृष ने तुरंत ही अपने ब्रोकर की मदद से बॉम्ब की लोकेशन का पता लगाया और वहाँ पहुँच गया। पर वो कुछ करता उससे पहले ही वो पूरी जगह गिरने लगी और आकृष वहीं कैद हो गया। अब जाकर आकृष को समझ में आया था कि यह सब कुछ उसके दुश्मनों की चाल थी। उसे उसी के साथी ने धोखा दिया था पर मरते वक्त भी आकृष समझ नहीं पाया था कि उसे धोखा क्यों मिला था, वो भी उस आदमी से जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। ये सब सोचकर ही आकृष को हंसी आ गई। आकृष, क्या हुआ? अपनी माँ को ऐसे मत डराओ। वो मधुर आवाज़ फिर से उसके कानों में सुनाई दी पर इस बार उसमें थोड़ी चिंता भी साफ झलक रही थी। आकृष इस समय बहुत परेशान था। वो इतना तो श्योर था कि वो इस औरत को नहीं जानता जो उसके सामने खड़ी है, पर उस औरत की आंखों को देख आकृष ये भी समझ पा रहा था कि इस औरत से उसे कोई भी खतरा नहीं है। इससे पहले कि आकृष उस औरत से कुछ पूछे उसे कुछ अनजानी यादें याद आने लगती है। आकृष एकदम अवाक रह गया, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। वो किसी और के शरीर में आ चुका था और उससे भी अजीब बात यह थी कि इस शरीर के मालिक का नाम भी आकृष सिंघानिया ही था। आकृष सिंघानिया, उम्र 15 साल, सांची कस्बे का निवासी और मिश्रा परिवार का डिसिपल, वो भी अलग सरनेम के साथ। आकृष की मां रेवती मिश्रा परिवार की 9th एल्डर थी। उसके पिता से रिलेटेड उसके पास कोई भी याद नहीं थी, ना ही पुराने आकृष के पास और ना ही नए आकृष के पास। जैसे ही आकृष को पुराने वाले आकृष की सारी यादें याद आती है तो उसे पता चलता है कि पहले वाला आकृष काफ़ी जख्मी था और काफ़ी देर से बिस्तर से नहीं उठा था। आज सुबह मिश्रा परिवार के 7th एल्डर के छोटे लड़के रवि ने आकृष की बेइज्जती की थी, यह कहकर कि आकृष को सिर्फ अपनी माँ का नाम पता है, पिता का नहीं, वो एक लावारिस है। पहले वाला आकृष ये सुनकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सका और रवि से लड़ना शुरू कर दिया। पर आकृष, जो अभी मार्शल आर्ट की शारीरिक मंडल पर भी नहीं पहुंचा था, वो रवि से कैसे लड़ता जो पहले ही शारीरिक मंडल के दूसरे स्तर में पहुंच चुका था। शारीरिक मंडल के टोटल 9 स्तर थे और इन्हें पूरा करके ही कोई अगले मंडल यानी चक्र मध्य मंडल में प्रवेश कर सकता था। नतीजन आकृष रवि से हार गया और बेहोश हो गया। इन यादों के याद आने के साथ ही नया वाला आकृष पुराने वाले आकृष के पूरे शरीर पर कंट्रोल कर लेता है। आकृष समझ चुका था कि अब से उसे इसी शरीर में अपना गुजारा करना होगा, वो भी इस दूसरी दुनिया में, क्योंकि वो जिस दुनिया से था वहाँ पे टेक्नोलॉजी काफ़ी विकसित हो चुकी थी। पर इस दुनिया में अभी भी जंगल राज था। सवारी के लिए घोड़े, रुकने के लिए सराय और राजवंश में बड़े बड़े परिवार, कबीले और समुदाय भी इनके हिस्से थे। मालकिन, सरदार ने कुछ दवाइयाँ भेजी है। एक आवाज़ आकृष के कानों में सुनाई दी, जिसे सुनकर आकृष ने आवाज़ की दिशा में देखा। उसने पाया कि एक नौकरानी एक छोटा सा बॉक्स रेवती को दे रही थी।
जैसे ही रेवती ने बॉक्स को खोला तो दवाइयों की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। आकृष, ये दवाइयाँ ले लो ताकि मैं तुम्हारे जख्मों को ठीक कर सकूं। इतना कहकर रेवती ने एक गहरे रंग की गोली आकृष के मुंह की ओर कर दी। आकृष ने एक गहरी सांस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के वो गोली तुरंत निगल ली। गोली ने तुरंत ही आकृष के शरीर में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते आकृष के सारे जख्म भरने लगे। आकृष ने देखा कि उसकी माँ रेवती अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर उसके जख्मों को ठीक कर रही है। 1 घंटे के उपचार के बाद आकृष का दर्द कुछ कम होने लगा, पर वो काफ़ी हैरान था क्योंकि उसकी दुनिया में टेक्नोलॉजी के इतने ज़्यादा विकसित होने के बाद भी ऐसी कोई टेक्निक या दवाई नहीं थी जो 1 घंटे में दर्द को इतना कम कर सके। ये सब सोचते हुए आकृष का ध्यान अपनी माँ पर गया, जो अपनी इतनी ओरिजिनल एनर्जी का इस्तेमाल करने के बाद काफ़ी थक चुकी थी। माँ, क्या आप ठीक हैं? आकृष ने बड़े प्यार से पूछा। मैं ठीक हूँ, थोड़ा आराम करने के बाद शायद मेरी तबीयत ठीक हो जाए। रेवती ने हल्का हंसते हुए आकृष से कहा। अपने बेटे की सुरक्षा के लिए थोड़ी ओरिजिनल एनर्जी का इस्तेमाल करना ज़रूरी था और रेवती इसमें पीछे कैसे हट सकती थी। पर क्योंकि उस दुनिया में मार्शल आर्ट को ही सब कुछ माना जाता है तो सभी के लिए उनकी ओरिजिनल एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है। आकृष ये सोचकर ही बहुत खुश था कि कम से कम इस जन्म में तो उसे माँ का प्यार मिला, क्योंकि पिछले जन्म में वो बिल्कुल अनाथ था। आधे घंटे के बाद नौकरानी फिर से आकृष के कमरे में आती है और रेवती से कहती है कि मालकिन, सरदार ने पूछा है कि क्या आप अभी रवि को छोड़ सकती हो। सरदार और 7th एल्डर पनिशमेंट हॉल में आपका इंतज़ार कर रही हैं। रवि को छोड़ दूं? जाके सरदार से कह दो कि इस मामले की जांच मैं खुद करना चाहती हूँ। रेवती के चेहरे पर से वो शांत भाव अब गायब हो चुका था और उसकी जगह गुस्से ने ले ली थी। आकृष फिर से हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये औरत, जो कि उसकी माँ है, उसके लिए इतनी प्रोटेक्टिव होगी। माँ, ये कौन सी दवाई थी जो आपने मुझे दी? मेरी सारी चोट बहुत जल्दी ठीक हो गई है। आकृष ने बिस्तर पर से उठते हुए पूछा। बेटा, ये 8वें स्तर की गोल्ड इंजरी पिल है। रेवती ने हल्का मुस्कुराते हुए जवाब दिया। 8वें स्तर की गोल्ड इंजरी पिल। आकृष अपनी यादों में इसके बारे में पता लगाने लगा। अब जाकर उसे पता चला कि सांची कस्बे के इस मिश्रा परिवार में सिर्फ 2 ही ऐसी दवाइयाँ हैं जिनमें से एक दवाई वो इस्तेमाल कर चुका है, वो भी बिना मिश्रा परिवार का हिस्सा बने हुए, क्योंकि उसका सरनेम तो सिंघानिया है। पर इन सब के साथ आकृष इतना तो समझ गया था कि मिश्रा परिवार में उसकी माँ रेवती का बहुत हाई स्टेटस है। आकृष, सरदार हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, चलो। इतना कहकर रेवती आकृष को लेकर सरदार के पास जाने लगती है। दोपहर का समय हो चुका था। मिश्रा परिवार के सभी सदस्य पनिशमेंट हॉल में जमा हो चुके थे ताकि आज का तमाशा देख सके। हॉल के बीच में एक जवान लड़के को पिलर से बांधा हुआ था, जिसके दोनों साइड 2 बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। पहले व्यक्ति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया जैसे ही उसने आकृष को हॉल में आते देखा। आकृष इतना जल्दी ठीक हो गया? 8वें स्तर की गोल्ड इंजरी पिल वास्तव में बहुत कारगर है। हाँ बिल्कुल, मैं भी वहीं पर था जब आकृष बेहोश हुआ था। उस टाइम तो आकृष एकदम मरने की कगार पर था, पर अब देखो 8वें स्तर की एक गोल्ड इंजरी पिल ने उसके जख्मों को कितनी जल्दी भर दिया है, मानो उसे कभी चोट ही नहीं लगी हो। वैसे देखा जाए तो 9th एल्डर रेवती ने पहले कभी भी रवि को कुछ नहीं कहा जब रवि आकृष को परेशान करता था, पर इस बार तो रवि ने हद ही पार कर दी। उसने लगभग आकृष को जान से ही मार दिया था, इसलिए 9th एल्डर का गुस्सा होना भी सही है। एक एक करके मिश्रा परिवार के सारे सदस्य धीमी आवाज में बातें करने लगते हैं जैसे उन्होंने देखा कि आकृष और उसकी माँ रेवती हॉल में आए हैं। सरदार। रेवती आकृष के साथ सरदार के सामने आती है और प्रणाम करती है। रेवती, आज के मामले में मैं मानता हूँ कि मेरे बेटे रवि की गलती है, पर तुम्हारा बेटा आकृष अभी ठीक हो चुका है, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। मिश्रा परिवार के 7th एल्डर और रवि के पिता अमन मिश्रा ने गुस्सा करते हुए रेवती से कहा, पर रेवती ने अमन को कुछ भी नहीं कहा और आकृष को लेकर रवि के सामने पहुंच गई। आकृष, अब तुम अपना सारा गुस्सा रवि पर निकाल सकते हो जैसे रवि ने तुम पर निकाला था। अपना बदला सभी के सामने लो। अपनी माँ की बातें सुनकर आकृष हंसने लगा, क्योंकि उसे एक पंचिंग बैग मिल चुका था। रवि आकृष की उम्र का था, पर इस समय वो बंधा हुआ था और इतने टाइम से धूप में खड़े होने के कारण उसका चेहरा भी पीला पड़ चुका था। पर रेवती की बात सुनकर रवि डर से कांपने लगा और अपने पिता से बचाने को कहने लगा। रेवती, बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ, अमन ने गुस्सा करते हुए कहा। मैं बात ज़्यादा बढ़ा रही हूँ। अमन, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को परेशान करता है, उससे पीटता है। बच्चों में छोटी लड़ाइयाँ होती रहती है, पर इस बार रवि ने आकृष को जान से मारने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है मैं चुपचाप खड़ी होकर ये तमाशा देखती रहूँगी? रेवती ने गुस्सा करते हुए अमन से कहा। आकृष, डरो मत और रवि को मारो, मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें कौन रोकता है। रेवती की आवाज़ में इस टाइम गुस्सा साफ झलक रहा था। वो एक औरत ज़रूर थी, पर इस टाइम उसकी वार्निंग किसी आदमी से कम नहीं थी। सरदार, अमन ने मिश्रा परिवार के मुखिया सरदार वर्धन सिंह से विनती करते हुए कहा।
अमन, आज का मामला तुम्हारा और 9th एल्डर का आपसी मामला है। बेहतर होगा कि तुम लोग आपस में इसे सुलझाओ। वर्धन सिंह मिश्रा ने सिर हिलाते हुए कहा। तो ये वही रवि है जिसने पहले वाले आकर्ष को इतना पीटा था? आकर्ष ने अपने आप से ही धीमी आवाज़ में कहा। आकर्ष ने आगे बढ़कर तुरंत एक तमाचा रवि के गालों पर जड़ दिया। आकर्ष को अपनी हथेली पर हल्का सा दर्द महसूस हुआ। आकर्ष, अगर हिम्मत है तो पहले मेरी रस्सी खोलो और मुझसे लड़ो। रवि ने आग बबूला होते हुए आकर्ष से कहा। उसकी आंखों में गुस्से के अंगारे देखते साफ नजर आ रहे थे। फिर से लड़ूं? माफ़ करना, पर मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। और रही बात हिम्मत की, तो तुम उसकी चिंता मत करो। कहते हुए आकर्ष हल्का सा मुस्कुराने लगा। उसने एक और तमाचा रवि के गालों पर जड़ दिया। इसकी चमड़ी काफ़ी मोटी है, आकर्ष ने संतुष्ट होते हुए कहा। जब आकर्ष की बात मिश्रा परिवार के बाकी लोगों ने सुनी तो वो सब अवाक रह गए। उनके पास ऐसा कोई शब्द नहीं था जिससे वो आकर्ष के बारे में बता सके। रवि पहले से बंधा हुआ था और आकर्ष उसे पंचिंग बैग की तरह मारे जा रहा था, लेकिन अभी भी आकर्ष शिकायत कर रहा है कि रवि की चमड़ी बहुत मोटी है। आकर्ष को अचानक से ये क्या हो गया है? जूते आज भी सबसे बेहतर है। आकर्ष ने अपना जूता निकाला और रवि के चेहरे की ओर निशाने लगाने लगा। ये नज़ारा देख पास खड़े सभी लोग कांपने लगे। ये आकर्ष कहीं जूते से तमाचा तो नहीं मारने वाला? अगर इसने सच में जूते से मारा तो रवि का चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं रहेगा। आकर्ष, तुम मरना चाहते हो? अमन अपने आप पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सका और गिद्ध की तरह आकर्ष की ओर भागने लगा। तो क्या तुम मरना चाहते हो? रेवती तुरंत आकर्ष के पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ उठाया और ओरिजिन एनर्जी के साथ एक तमाचा अमन को दे मारा। अमन भी अब अपना संतुलन खो बैठा। रेवती, आज मुझे बताओ कि तुम कितनी ताकतवर हो। अमन ने अपना हाथ रेवती पर हमला करने के लिए आगे बढ़ाया। तुरंत 4 हाथियों की परछाई अमन के सिर पर दिखाई देने लगी, जिसका मतलब था कि अमन के पास 4 हाथियों की जितनी ताकत थी। एक हाथी की ताकत 4500 किलोग्राम के बराबर थी। माँ, आकर्ष ने चिंता करते हुए रेवती से कहा। सभी लोग 7th एल्डर और 9th एल्डर की फ़ाइट को बड़े रुचि के साथ देख रहे थे, क्योंकि ऐसी फ़ाइट बहुत ही कम देखने को मिलती थी। बैंग! एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ रेवती और अमन की लड़ाई शुरू हो गई। ठीक इसी समय रेवती के सिर पर 6 हाथियों की परछाई दिखाई देने लगी। पूरे 6 हाथियों की ताकत। इस लड़ाई का नतीजा क्या होने वाला था, सभी को तुरंत ही समझ में आ गया। अमन तुरंत ही दूर जाकर गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके मुंह से खून भी निकलने लगा था। अमन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने रेवती की ओर हैरान होकर देखा, जिसके सिर पर अभी भी 6 हाथी नजर आ रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? 6 हाथियों की ताकत? रेवती असल में चक्र मध्य मंडल के 4थे स्तर की योद्धा है। अमन हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि 9th एल्डर रेवती मिश्रा, जिसने मिश्रा परिवार के किसी भी सदस्य से कभी लड़ाई नहीं की थी, वास्तव में इतनी शक्तिशाली होगी। ये हैरानी मिश्रा परिवार के बाकी सदस्यों की आंखों में भी देखी जा सकती थी। 6 हाथियों की शक्ति? 9th एल्डर इतनी ताकतवर है? 6 हाथियों की शक्ति यानी 9th एल्डर चक्र मध्य मंडल के 4थे स्तर में होगी। किसने सोचा था कि 9th एल्डर, जो इतनी दयालु और शांत है, सच में इतनी ताकतवर होगी? अगर रवि ने आकर्ष को मारने की कोशिश नहीं की होती तो हमें तो शायद पता ही नहीं चलता कि 9th एल्डर इतनी ताकतवर है। वहीं रेवती अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ इतनी ताकतवर होगी। वो चक्र मध्य मंडल के 4थे स्तर में प्रवेश कर चुकी है। आकर्ष ने शांत होते हुए अपने आप से ही कहा। इस दुनिया में योद्धा बनने के लिए पहला मंडल शारीरिक मंडल है, जो 9 स्तरों में बटा हुआ है। 9वें स्तर के शारीरिक मंडल के योद्धा के पास 1 हाथी के बराबर ताकत होती है। शारीरिक मंडल के बाद चक्र मध्य मंडल में प्रवेश किया जा सकता है। इन दोनों मंडलों के बीच का अंतर ओरिजिन एनर्जी से पता चलता है। 9वें स्तर के शारीरिक मंडल को पार करके कोई भी योद्धा ओरिजिन एनर्जी की मदद से चक्र मध्य मंडल में प्रवेश कर सकता है। पहले स्तर के चक्र मध्य मंडल में प्रवेश करके योद्धा को 1 और हाथी के बराबर शक्ति प्राप्त होती है, यानी 2 हाथियों की ताकत। जैसे जैसे स्तर बढ़ते हैं, योद्धाओं की ताकत भी बढ़ती जाती है। ये सब सोचकर आकर्ष के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आकर्ष, तुम्हें अब कोई भी परेशान नहीं करने वाला। जाओ और अपना बदला लो। रेवती की प्यार से भरी आवाज़ आकर्ष के कानों में फिर से सुनाई दी। पिताजी, मुझे बचाइए। रेवती की आवाज़ सुनकर रवि का चेहरा, जो पहले ही पीला पड़ा हुआ था, डरते हुए उसने अपने पिता की ओर आवाज़ लगाई। वह इतना समझ चुका था कि आकर्ष आज उसे बिना जूते मारे नहीं छोड़ेगा। अमन का चेहरा उतर चुका था, पर रेवती के डर के कारण उसने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। ये सब देख आकर्ष का चेहरा खिल उठा। उसका जूता सीधे रवि के गालों पर जा लगा। रवि की दर्द भरी चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। जूते का निशान उसके गाल पर छप चुका था।
आकृष बिना रुके लगातार रवि के चेहरे पर जूते बरसाए जा रहा था। जैसे ही जूता रवि के गालों पर लगता, उसकी आवाज़ से बाकी सब लोगों का अदब भी कांप उठता। जब रवि मार खाकर बेहोश हो गया, तब जाकर आकृष ने कहीं चैन की सांस ली और जूते मारना बंद किया। जैसे ही आकृष अपनी माँ के साथ हॉल से बाहर जाने लगा, तो उसने देखा कि 7th एल्डर अमन उसे भूखे भेड़िए की तरह घूर रहा है। आकृष समझ चुका था कि अमन इस टाइम क्या सोच रहा है, क्योंकि उसने अपनी पिछली ज़िंदगी में कई लोगों को इसी तरह उसे घूरते हुए देखा था। ऐसे लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे, इसलिए आकृष ऐसे सभी लोगों को मार देता था ताकि आगे जाकर वो उसके रास्ते में ना आए। आकृष को अब थोड़ी फिक्र भी होने लगी थी। अमन इस टाइम उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था क्योंकि रेवती उसके साथ थी, पर उसकी माँ हमेशा उसके साथ हर जगह नहीं रह सकती थी। इस दुनिया में जहाँ ताकत ही सब कुछ है, आकृष सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकता था। इस समय उसे जो चीज़ सबसे ज़्यादा चाहिए थी वो थी ताकत, ऐसी ताकत जिसका कोई भी सामना ना कर सके। मिश्रा परिवार के 9th एल्डर होने की वजह से रेवती का अपना खुद का मकान था, जिसमें पूरे 3 कमरे थे। एक रेवती का, दूसरा आकृष का और तीसरा उनकी नौकरानी का। आकृष ने अपनी माँ से इजाज़त ली और अपने कमरे में चला गया। इतनी चोट खाने के बाद भी आकृष की मुस्कुराहट आज थोड़ी अलग है। आकृष की करीबी होने के कारण रेवती आकृष में आए इस परिवर्तन को समझ पा रही थी, पर उसने इस बारे में ज़्यादा जांच पड़ताल ना करना ही ठीक समझा। वो इस समय अपने बेटे को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी उसके लिए ये चीज़ सोचना भी बहुत मुश्किल था कि आकृष का शरीर तो पहले जैसा ही है, पर उसकी सोल किसी के साथ बदल चुकी है। अपने कमरे में आने के बाद आकृष अपने बिस्तर पर लेट गया। उसके चेहरे पर अभी भी चिंता के भाव साफ नज़र आ रहे थे। उसकी नई यादों से उसे पता चला था कि इस शरीर का असली मालिक यानी पुराना आकृष बचपन से ही कमज़ोर था। उसके लिए शारीरिक मंडल के पहले स्तर में प्रवेश करना इतना मुश्किल था जितना कि ज़मीन से उठकर आकाश में उड़ना। अचानक से एक भारी सी आवाज़ आकृष के दिमाग में सुनाई दी। कौन है? आकृष ने डरते हुए पूछा। बच्चे, मैं नहीं जानता कि तुम इतने नसीब वाले हो। तुम्हारी आत्मा अभी भी इस शरीर में मौजूद है। रुको, तुम वो बच्चे नहीं हो, तुम कोई और हो। तुम उस शरीर में हो जिसमें तुम्हें नहीं होना चाहिए, पर क्योंकि अब तुमने इस शरीर को अपना घर बना लिया है तो इसके लिए सज़ा भी मिलेगी। वो भारी सी आवाज़ फिर से आकृष के दिमाग में सुनाई दी, जो इस बार गुस्से से भरी हुई थी। तो इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं पे होता है एंड। चैप्टर 1 पुनर्जन्म यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेकिन इसका 2nd चैप्टर अगर आपको ये पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसका 2nd चैप्टर भी ज़रूर लेके आऊँगा। बाकी देखो, इसके टोटल काफ़ी ज़्यादा चैप्टर है, आराम से आप 3000 के लगभग मान सकते हो। तो अभी तो ये पहला चैप्टर ही है, पर इसकी स्टोरी आगे जाके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। चाहे आपको एक्शन के हिसाब से देखो, एडवेंचर, रोमांस, कॉमेडी, सारी चीज़ें इसमें आपको भर भर के मिलेगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में या किसी ड्रामा लिस्ट वीडियो में। तब तक के लिए शेष शौकान।